हेलो एवरीवन, आज हम लोग आए हैं जेई मेंस का 2023 का सेशन 2 जो अप्रैल में हुआ है उसके 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट है ना। मॉर्निंग शिफ्ट मतलब शिफ्ट 1 का पेपर का डिस्कशन लेके। ये पेपर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो जेई मेंस के द्वारा दिया गया है, जिस पे बच्चों ने पेपर दिया है। इसमें कुछ भी मेमोरी बेस्ड नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जेई मेंस का 6 अप्रैल का सेशन 2 का शिफ्ट 1 पेपर, है ना। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर गिवन एज 4k 2k एंड k। अच्छा भाई ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इस तीनों का काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमें। 4k 2k एंड k तीनों की काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइडेड है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अपने को इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड प्रोटॉन से रिलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे डिस्कस करना है और कंपेयर करना है। बेसिकली आपके मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट का सवाल है। समझो ढंग से, आप आपने को एक चीज पता है कि लेमडा इक्वल्स टू होता है h बाई पी। पी क्या चीज है भाई साहब? लेमडा तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है मैटर वेव में। पी इज मोमेंटम, क्लैरिटी है। अच्छा, मोमेंटम को हम और क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, √2m के। क्लैरिटी है क्या? अच्छा, मैं अगर इसको रिप्लेस करूं तो लेमडा इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा h बाई √2m के। दैट इज, उसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, अब सर मास तो हमको पता है सबका, इलेक्ट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास और प्रोटॉन का मास, और सबकी काइनेटिक एनर्जी हमें देके रखा हुआ है 4k 2k एंड k। तो हम यहां से क्या हम लेमडा कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं सारी वैल्यूज डालूं, अगर आप ढंग से देखो सारी वैल्यूज डालूं तो लेमडा की वैल्यू हो गई बेटा h बाई √2m के। दैट इज काइनेटिक एनर्जी, अभी भी देखा अपन ने। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा चेक करोगे तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे मास की जगह पे, और काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना दिया हुआ है देखो आप, काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज 4k। तो वहां पे हम वैल्यू डाल देंगे क्या चीज? 4k। तो हमने 4k डाल दिया वैल्यू, तो बेसिकली ये आ गया h बाई √8me के। क्लियर है? अब लेमडा p मतलब प्रोटॉन के लिए अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर अपन चेक करें, दिस इज h बाई √2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ भाई साहब हमारे पास? दैट इज k। क्लियर है क्या? प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए आप, प्रोटॉन लास्ट में है तो प्रोटॉन लास्ट में, तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितना है देख लो आप, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है k, और 2k हमारे पास बेटा अल्फा पार्टिकल का। तो वही चीज हम अल्फा पार्टिकल के लिए करें अपन, तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर देखोगे तो अल्फा पार्टिकल का अपन वैल्यू पुट करें तो लेमडा अल्फा जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो h बाई √2m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अच्छा, अल्फा पार्टिकल में एक इंटरेस्टिंग चीज, मास को हम प्रोटॉन के टर्म्स में लिख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, He++। क्लैरिटी है क्या? अब समझो कि मास ऑफ अल्फा को हमने लिख लिया 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी तो अपन ने लिख लिया। क्लियर है क्या मामला? तो ये चीज आ गया हमारे पास। अगर आप ढंग से देखोगे बेटा, अगर आप ढंग से देखें इस चीज को, तो यहां आ रहा है h बाई √8 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के, यहां पे आ रहा है h बाई रूट इसके देखो प्रोटॉन का आप 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू के। सिर्फ प्रोटॉन और अल्फा में अगर आप चेक करोगे, सिर्फ प्रोटॉन और अल्फा में, तो अल्फा वाले में नीचे में 8 है और प्रोटॉन वाले में नीचे में 2 है। तो भाई साहब इसके डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा है तो लेमडा अल्फा की वैल्यू छोटी हो गई प्रोटॉन से, तो पक्की बात है। तो एक तो 110% बात है कि लेमडा अल्फा इज लेस देन लेमडा पी, ये तो 110% बात है भाई साहब, मैंने डिनोमिनेटर से ही चेक कर लिया। अब एक चीज और देखो आप, जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ kg। अब इसको आप बहुत ज्यादा मतलब 10⁻⁻ है बहुत ज्यादा, वैसे मास बहुत छोटा होता है ना। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? बहुत छोटा प्रोटॉन के सामने। बट अगर पावर आप देखोगे 10⁻31, यहां देखोगे आप बेटा 10⁻27 के आसपास। तो -31 अगर ऊपर जाएगा रूट से बाहर निकल के तो 110% है कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्लैरिटी है क्या? जैसे आप समझो इस बात को कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन वाले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1
सिर्फ √10⁻31 लगभग आप तो 30 पे ही चर्चा अगर कर लो तो ये बाहर आएगा 10⁻15, तो ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻15। क्लियर। अब इसमें अगर देखोगे 10⁻27, अगर आप 26 भी पकड़ो तो 10⁻13, तो ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻13। तो बेसिकली आप देखोगे तो लेमडा ई इज ग्रेटर देन लेमडा पी एंड अल्फा। क्लैरिटी है क्या? तो इससे हमारा रिलेशन क्या आ जाता है, अल्फा तो हमारा लेमडा अल्फा छोटा ही है लेमडा पी से, हमने किससे कंपेयर कर लिया, डिनोमिनेटर से ही कंपेयर कर लिया, और इलेक्ट्रॉन का किससे कंपेयर कर लिया, मास के पावर से, 10 की पावर जो -31 था और 10 की पावर जो -27 था। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी होशियारी लगाई और हमने कंपेयर कर लिया वैल्यूज को, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाता है लेमडा अल्फा इज लेस देन लेमडा पी एंड लेमडा पी इज लेस देन लेमडा ई। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? देखो ढंग से आप, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं था, दिस कैन बी टेकन एज इजी टू मीडियम लेवल, ये ज्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, बस हमें मैटर वेव का एक इक्वेशन पता होना चाहिए था, डी ब्रॉगली का। क्लियर है भाई साहब? इसमें एक और इक्वेशन उसने यूज करा, दैट इज मोमेंटम इक्वल्स टू √2m/ke। वैसे भी ये मैटर वेव का पार्ट ही है, उस इक्वेशन में साथ ही पढ़ते हैं अपन, है ना। जब हम लेमडा इक्वल्स टू h/p पढ़ते हैं उस समय p की वैल्यू हम ये भी साथ में ही पढ़ रहे होते हैं, तो कोई नई चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज आपसे नहीं करवाया जा रहा है सवाल के अंदर। बहुत आसान सा सवाल था जिसमें आपको कंपेयर करना था डी ब्रॉगली वेव लेंथ। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। अच्छा, असर्शन रीजन का सवाल है। एक तो जेई मेंस में आप समझो क्या फैशन हो चुका है, असर्शन रीजन को इनडायरेक्टली वो सिंगल करेक्ट में पूछ लेते हैं। वैसे असर्शन रीजन बेसिकली एडवांस के पैटर्न से इवॉल्व हुआ हुआ चीज है, पहले ये मेंस के पैटर्न में नहीं था, बट चूंकि आंसर एक ही होता है इसका सिंगल करेक्ट, तो इसको वो असर्शन रीजन को ले रहे हैं वो जेई मेंस में। पिछले कई सालों से इसका एक ट्रेंड आता जा रहा है कि खूब सारे असर्शन रीजन आ रहे हैं, किसी किसी पेपर में तो 2-2 3-3 भी आ रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको कैसे टैकल करना है ढंग से देखें आप। असर्शन में क्या बोल रहा है, द अर्थ हैज एटमॉस्फेयर वेयरएज मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है बट मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। उसका रीजन क्या दिया है बेटा, देखो आप, द एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ, कि मून पर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है अर्थ के कंपेयर में। अपने को तो एक चीज चेक करना होता है असर्शन रीजन में, क्या समझो आप, असर्शन रीजन में एक तो चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट गलत दिखा तो 2 और 4 ऑप्शन में तुरंत सेलेक्ट कर लो आप। एक तो अपने को चेक करना है कि दोनों सही है कि गलत नहीं है, गलत है। दूसरी बात चेक करनी है कि दूसरा वाला रीजन क्या ए वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या अप्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। क्लियर है मामला? अपने को ये दो चीजें देखना है। अब अपन कोशिश करते हैं रीजन से, है ना, रीजन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं असर्शन को। अगर आप रीजन पे चेक करोगे तो मुझे पता है इसके वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट के ऊपर होता है √2gm/r। क्लियर? r is radius of that planet, mass is m is mass of that planet and g universal gravitational constant। अगर आप इस इक्वेशन को ढंग से देखो तो इस √2gm/r में काम कर सकते हैं अपन। √2gm/r में आप एक काम करिए इंटू r डिवाइडेड बाई r। क्लियर? अब अगर ढंग से देखो तो gm/r², किसी भी प्लैनेट के लिए gm/r² इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2gr, r इज दैट रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। अब बाय डिफॉल्ट इसको अर्थ का लेके ना चले, ये उस प्लैनेट का है, किसी प्लैनेट का जिसका रेडियस है r, बेसिकली ये मतलब है। तो v एस्केप का इक्वेशन तो ये आ जाता है हमारे पास √2gr। अब यहां से कुछ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ढंग से देखो तो मून का रेडियस अर्थ के रेडियस से कम होता है, तो एक r तो पक्का ही कम हो गया। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप जानते हो तो g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कम है अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 हो जाता है बेटा। तो g भी कम है, r भी कम है मून पर, इसका मतलब g इंटू r दोनों का फैक्टर मून पे कम है अर्थ के रिस्पेक्ट में। इट मींस कि v एस्केप ऑन मून इज लेस देन अर्थ। मतलब क्या कह रहे, एस्केप वेलोसिटी मून पर बहुत कम है, इसका मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आप दे दो किसी बॉडी
को वो स्केप कर जाएगा मून के एटमॉस्फेयर से। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि एटमॉस्फेयर सारी की सारी स्केप कर गई वहां से, यही रीजन है। थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती चली गई, स्केप हो गई। तो हाँ, मैं इस रीजन से उस असर्शन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन बिल्कुल सही रीजन है हमारे असर्शन के लिए। तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए कि यस, समझे आप, कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। क्लियर है मामला? ढंग से कॉन्सेप्चुअली देख लीजिए आप। क्लियर? इस सवाल में क्या है बेटा, देख रहे हैं। A source supplies heat to a system at the rate of 1000 watt. If the system performs work at a rate of 200 watt, the rate at which internal energy of the system increases. First law of thermodynamics. याद करिए आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? dq इक्वल्स टू du प्लस dw, है ना? dq बराबर du प्लस dw। तो भाई साहब, दिस इज व्हाट हीट सप्लाइड इन द सिस्टम, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज वर्क डन। क्लैरिटी है क्या? तो सब वर्ड्स के मतलब अपने को पता है। अब सवाल के अंदर रेट दिया हुआ है ना? यूनिट देखो वॉट है और रेट दिया हुआ है। रेट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लेता हूं। अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट होता है बेटा? देख, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाता है dq/dt इक्वल्स टू du/dt प्लस dw/dt, है ना? रेट ऑफ हीट सप्लाई इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर? अब अगर ढंग से देखो तो सबकी वैल्यूज दी हुई सवाल में। हमारा जो सप्लाई है वो 1000 वॉट है। सवाल के अंदर फिर से देख लो भाई, 1000 वॉट सप्लाई हो रहा है एंड द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 200 वॉट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 200 वॉट। तो dw/dt हो गया 200 वाट। क्या हम du/dt नहीं निकाल सकते? नॉर्मल एरिथमेटिक वाला इक्वेशन था, इसमें कुछ भी नया रॉकेट साइंस नहीं था। मतलब आप इसको इजी से भी इजी मान सकते हो, है ना? बेसिकली दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस 200 को इधर ले गए बेटा, तो du/dt क्या हो गया? 800 वॉट। एंड 800 वॉट क्या हमारे ऑप्शन में है? यस, हमारे ऑप्शन थर्ड में है 800 वॉट। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, A small ball of mass m and density rho is dropped in a viscous liquid of density rho naught. अच्छा, बॉल की डेंसिटी है रो, बॉल का मास है m, कैपिटल M, और इसको एक विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड मतलब विस्कोसिटी वाला फोर्स लग जाएगा, विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट इसके अंदर डाला गया। ठीक है? आफ्टर सम टाइम द बॉल फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, है ना? व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल? आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ विस्कस फोर्स पूछा जा रहा है। आप अगर ढंग से देखो बॉल की एफबीडी को, अगर ये बॉल है बेटा तो नीचे क्या लगेगा इसका? mg। ऊपर लग रहा होगा इसका बॉयंसी, और अगर नीचे की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहा है या किसी भी वेलोसिटी से आ रहा है तो ऊपर की तरफ लगता है विस्कस फोर्स। समझे आप? अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो टर्मिनल वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी कांस्टेंट होता है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है। समझे आप? जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो ये वाला फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। दिस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल, है ना? कभी कभी इसको हम लिखते हैं -k/v, मतलब माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी एंड k इज कांस्टेंट एंड v इज वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। तो -k टाइम्स v भी लिखते हैं। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है इसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, और एक समय ऐसा आता है जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस कर लेता है, तब नेट फोर्स सिस्टम पे हो गया जीरो। नेट फोर्स सिस्टम पे जैसे ही जीरो हुआ, एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो एंड वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है मामला? अब हमें करना क्या है? करना यह है कि हमें निकालना है दैट कांस्टेंट वेलोसिटी। उस कंडीशन पे क्या लग रही थी विस्कस फोर्स? तो मुझे एक बात पता है कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉडी है तो नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स है। तो बेसिकली हमें फोर्स को ही बैलेंस करना है। ढंग से देखो तो आप इस बॉडी के एफबीडी पे ऊपर लगाया बॉयंसी, इधर लगा विस्कस फोर्स, नीचे लगा mg। अब ऊपर हम बैलेंस कर लेंगे तो ऊपर वाला फोर्स हो गया b प्लस एफ बाई एम जी, b प्लस एफ बाई एम इक्वल टू mg। क्लियर है मामला? हमने बैलेंस करा। अच्छा, बॉयंसी क्या होता है सर? बॉयंसी क्या होता है समझो आप, वो जो बॉल है
उसने जितना वाटर डिस्प्लेस करा, ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस करा, उस लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स लगता है। समझो आप, तो बेसिकली अगर आप लिखोगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉल बॉयंसी में इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब हमें वॉल्यूम ऑफ बॉल चाहिए। वॉल्यूम ऑफ बॉल कैसे निकाले भाई? डेंसिटी ऑफ बॉल इक्वल्स टू मास ऑफ बॉल बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ बॉल लिखेंगे मास ऑफ बॉल बाय क्या? डेंसिटी ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल हो गया बेटा मास बाय डेंसिटी ऑफ बॉल। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में उठा के पटकना है। तो mg बराबर f प्लस वॉल्यूम ऑफ बॉल की जगह लिख लिया m बाय रो नॉट g। अब कुछ नहीं करना है, f को एक साइड रखो, इसको इधर लेके आओ और इक्वेशन को सॉल्व करो। तो f की वैल्यू क्या आ जाती है mg कॉमन लेने के बाद? mg इंटू 1 माइनस रो नॉट बाई रो। अगर अपन देखें तो ये क्या, ये ऑप्शन है हमारे पास? हाँ है ना, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है। थर्ड ऑप्शन ढंग से देखो, वी हैव थर्ड ऑप्शन, है ना। तो हमारा आंसर हो गया क्या चीज? mg इंटू 1 माइनस रो नॉट बाय रो। आप देखो ढंग से, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका टर्मिनल वेलोसिटी का है और थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ का, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो करना था अपने को। बहुत आसान सा सवाल था विस्कोसिटी से, 11th के चैप्टर का टॉपिक है। इसको आप इजी ही बोल सकते हो, मतलब इजी टू मीडियम बोल सकते हैं आप सवाल को, ज़्यादा टफ नहीं था ये। क्लियर? टफ होता जब अपन एफ के अंदर घुसते, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नामक चीज़ वगैरह लेके आते तो टफ होता, बट बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। ढंग से देख लीजिए आप। क्लियर? इस सवाल में क्या है बेटा, देखो, A small block of mass 100 ग्राम is tied to a spring of spring constant 7.5। बहुत बढ़िया। एक स्प्रिंग है, उसमें एक ब्लॉक एम मास का बांध दिया हमने, स्प्रिंग कांस्टेंट के मानते हैं, वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है बेटा, ओरिजिनल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। यहां पर स्प्रिंग फिक्स्ड है। If the block moves in a circular path on a horizontal surface with constant angular velocity 5 radian per second, this is 5 radian per second। बहुत बढ़िया। अब सब सोचो होगा क्या? स्प्रिंग का ये एंड कनेक्टेड है दीवार से, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक। अब ये ब्लॉक ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे करके घूम रहा है। अब जैसे ही घूमेगा, समझो आप, स्प्रिंग इलोंगेट होगा। स्प्रिंग जैसे ही इलोंगेट हुआ तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग की 20 सेंटीमीटर तो नहीं रह पाएगी, 20 प्लस समथिंग हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो x बढ़ गया तो 20 प्लस समथिंग हुआ, तो लेंथ तो 20 प्लस समथिंग हो गया। बट जब हम स्प्रिंग फोर्स लिख रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक्सटेंशन से मतलब होता है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा kx, और वही सेंटर की तरफ वाला फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लैरिटी है मामला? उसी का सवाल है। फोर्स का इक्वेशन लिखना है अपने को और सवाल को सॉल्व कर लेना है। अगर आप ढंग से देखो तो इस वाले सिस्टम में ये स्प्रिंग में इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ लग रहा था kx, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया L0 प्लस एक्स, L प्लस एक्स, एक्स हमारा एक्सटेंशन है, L इज ओरिजिनल लेंथ एंड kx इज द फोर्स इन दैट ब्लॉक। अब ये L प्लस एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप इक्वेशन लगाएंगे सर्कुलर मोशन का कि सेंटर के तरफ का फोर्स इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और रेडियस जब लेंगे तो रेडियस में सिर्फ इलोंगेशन नहीं आएगा, रेडियस में हमारे पास लेंथ भी आएगा। क्लैरिटी है क्या मामला? जब लेंथ भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे? kx इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पे r की वैल्यू हो जाएगी L प्लस एक्स। L हमारा क्या था बेटा? 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, प्लस x, तो ये L प्लस एक्स आ गया। अब कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू डाली हमने, x तो वेरिएबल था ही हमारे पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x ले आए, x की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर। क्लियर है मामला? x अगर 0.1 आया तो kx की वैल्यू कितनी हो गई? kx की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा तो दिस इज 0.75 न्यूटन। और सवाल ने पूछा क्या था? देख, सवाल ने पूछा द टेंशन इन द स्प्रिंग। टेंशन इन द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या फोर्स लग रहा था उस समय? वो तो kx ही लग रहा था। तो बेसिकली अपने को समझना क्या था? स्प्रिंग के अंदर के फोर्स निकालने के लिए हमको एक्सटेंशन चाहिए, और एक्सटेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमको पूरा रेडियस लिखना है इक्वेशन के अंदर। तो मिस नहीं करना है। कभी कभी क्या आप करते हो गलती, समझो आप ऐसे सवालों में कि हम m ओमेगा स्क्वायर r की जगह पे x ही लिख लेते हैं। नहीं, रेडियस तो पूरा आएगा। क्लियर है मामला? आसान सा सवाल। इट्स आंसर इज
75 न्यूटन और हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? देख लीजिए बेटा ढंग से आप। इस सवाल में देखते हैं क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फिर से सर्कुलर मोशन, व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। काइनेमेटिक्स का सवाल है बेसिकली ये। आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, वो दिया भी वैल्यू और एक्स की वैल्यू पूछा है। आप तो पहले समझो इस चीज को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v हो गया जो हम मानेंगे। दूसरी बात, एवरेज निकालने के लिए हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है और टाइम भी कैलकुलेट करना है। अगर आप ढंग से देखो तो मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है हमारा, आप ए पर थे और बी पर चले गए, 90 डिग्री रोटेट हो गए, आप वी रफ्तार से आप घूम रहे थे मान लो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमेशा आपका वी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि सवाल के अंदर क्या लिखा है, आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो कांस्टेंट स्पीड है बेटा, तो वो तो वही रह गया, वी रहेगा हमेशा। तो इंस्टेंटेनियस तो एक बात पक्की है कि वो वी ही रहने वाला है। अब अगर मुझे निकालना है एवरेज, तो एवरेज के लिए बेटा हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है, ढंग से देखो तो अगर ये आर है और ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा r√2। सिंपल सी बात है। टाइम कितना लग गया? अगर मैं ए से बी का टाइम निकालूं तो इस पाथ का लेंथ बेटा कितना होगा? इस पाथ का लेंथ होगा 2πr/4। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अगर कर दो तो टाइम आ जाएगा, तो हमने टाइम निकाल लिया। टाइम टू रीच, तो ये आ गया कितना भाई साहब, 2πr/4 डिवाइडेड बाई वी, ये आ गया बेटा πr/2 भी, उसको वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, तो ए से बी जाने का टाइम आ गया हमारे पास एक। तो दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट हमें ए से बी तक का पता है r√2, तो हमें अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए देन वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज r√2 डिवाइडेड अपॉन टाइम। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2v/π। अब इंस्टेंटेनियस तो v था हमारा, जब इसका हम रेशियो लेंगे, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से अगर रेशियो लेंगे तो रेशियो हमारा दिया हुआ है π/x√2। अब एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस जगह पे v लिखते हैं हम, और एवरेज हमने निकाला अभी √2√2v/π, 2√2v/π और इक्वल्स टू π/x√2 जो क्वेश्चन के अंदर दिया है। आप ढंग से देखो तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गए, √2 से √2 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू सीधा सीधा 2 आ गया बेटा, और हमें निकालना ही था x। क्या x 2 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। देखो आप, क्लियर है मामला, है ना, आसान सा सवाल था ये काइनेमेटिक्स का। ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। टू रेजिस्टेंसेज आर गिवन एज R1 इक्वल्स टू इतना ओम एंड R2 इक्वल्स टू ये ओम। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है हर बच्चे को ये चीज़, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी चीज़ है कि आप रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एरर चैप्टर का सवाल है और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर का सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। मैक्सिमम बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि करें क्या। आप देखो तो रेजिस्टेंस को जोड़ा है पैरेलल में, और एक एरर का कॉन्सेप्ट है, समझे आप, ध्यान रखें, जीवन में काम आता है। आप पैरेलल रेजिस्टेंस जब कनेक्ट करोगे ना आप, तो आप बाय डिफॉल्ट लिखते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, समझे आप, कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे समझना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, R इक्विवेलेंट को ऐसे लिख लो ना आप सॉल्व करके, R1 R2/R1 प्लस R2। समझो इस बात को आप, अगर आप R इक्विवेलेंट को इस टर्म में लिख के सॉल्व करने के लिए जाओगे तो गलत होगा। एरर का एक कॉन्सेप्ट है, बढ़िया याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, P/Q के फॉर्मेट में, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे पे डिपेंड करने लग जाए, मतलब न्यूमरेटर में भी R1 R2 है, डिनोमिनेटर में भी R1 R2 है, तो हमको कभी भी इस तरीके से एरर कैलकुलेशन नहीं करना है, नहीं करना है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे पे डिपेंड करने लग जाए, यू शुड नॉट यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड एरर। ध्यान रखें आप, आपको इसी इक्वेशन के साथ खेलना है, और जब इस इक्वेशन के साथ खेलना है तो मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूंगा,
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, डी आर इक्विवेलेंट बाई आर ई स्क्वायर 1/x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप समझो कि माइनस माइनस सब जगह से हट गया, तो ये चीज आ गई। अगर आप डी आर वन बाई आर वन ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, तो लॉजिकली डी आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाई आर टू, मतलब अपन ने इंटीग्रेशन नहीं पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। क्लैरिटी है क्या मामला, पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब समझो इस बात को आप, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। डी आर इक्विवेलेंट क्या है, डी आर इक्विवेलेंट इज स्मॉल चेंज इन आर इक्विवेलेंट, वही तो एरर है हमारा जो निकालना है, हमें डी आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। और परसेंटेज एरर हमको चाहिए तो डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, बट यहां पे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, समझो आप। तो हम एक काम करते हैं कि आप अगर ढंग से देखो तो पहले आप फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 से हम r इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अगर वैल्यूज देखोगे एग्जैक्ट विदाउट एनी एरर, तो r1 की वैल्यू 10 है, r2 की वैल्यू 15 है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हमने करा क्या, हमने r1 की वैल्यू 10 डाला, r2 की वैल्यू 15 डाला, r इक्विवेलेंट आ गया 6। 1/r इक्विवेलेंट इज 1/6, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 6। क्लियर है यहां तक। अब जब एरर कैलकुलेट करना है तो हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया। ये इक्वेशन लिखा हमने, डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर डी आर वन बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डी आर टू बाई आर टू का स्क्वायर। डेरिवेटिव लोगे तो यही आएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर ढंग से देखो तो क्लैरिटी के साथ देखना, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, डी आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, बट आर इक्विवेलेंट हमको मालूम चल चुका है 6, तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज 36। यही गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे, समझना आप। आर इक्विवेलेंट इज 36 बराबर डी आर वन, एरर इन आर वन, एरर इन आर वन था कितना 0.5, देखो आप सवाल को फिर से 0.5, एरर इन आर टू इज ऑल्सो 0.5। तो ये वैल्यूज हमको वहां पुट करनी है, तो ये वैल्यू पुट करा बाई आर वन स्क्वायर, आर वन की वैल्यू 10 थी तो आर वन स्क्वायर इज 100। वहां से वैल्यूज पुट करके हमने, हाँ यहां से वैल्यूज पुट करके हमने निकाल लिया डी आर इक्विवेलेंट। तो बेटा डी आर इक्विवेलेंट आ गया 0.26। थोड़ा कैलकुलेशन है गंदा, है ना, गंदा भी नहीं, नीचे 100 आया था काय को गंदा, ये आसानी कैलकुलेशन है। ये आ गया हमारे पास एरर, ये आया है डी आर इक्विवेलेंट, क्लियर है। बट हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सवाल में क्या पूछा है, देखें आप, सवाल में दिया है, अगर आप ढंग से देखो तो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। देखो ढंग से आप, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। तो अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, समझना आप, अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो एरर डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। जैसे ए का परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाई ए, बी का परसेंटेज एरर डेल्टा बी बाई बी, तो आर इक्विवेलेंट का परसेंटेज एरर डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। तो इसको आर इक्विवेलेंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो आर इक्विवेलेंट से जैसे डिवाइड करा हमने, वो क्या गया देखो आप, हमने लिखा 0.26 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट 6 इंटू 100, तो आ गया बेटा 4.33। क्या 4.33 है हमारे पास, यस है हमारे पास। क्लियर है मामला, देखिए आप ढंग से। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ सेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चर्चा करनी। अभी समझो आप, ये एक सेल है, सेल है तो अंदर खाली है। सेल के लिए हमें पता है कि अंदर वाले सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, और सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, कैपिटल आर। तो अंदर सारे पॉइंट्स पे इक्वी पोटेंशियल होते हैं, और जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। तो भाई साहब सरफेस पे के क्यू बाई आर है तो अंदर तो कांस्टेंट रहना है, तो 0 से r तक में हमको एक कांस्टेंट पोटेंशियल खोजना है। तो मेरे पास सेकंड ग्राफ और थर्ड तो खत्म हो गया, बचा हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आते हैं बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जब आप यहां पोटेंशियल लिखोगे तो आप लिखोगे के क्यू बाई स्मॉल आर। अब ये आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइपरबोलिक कर्व। क्लियर है, मेरे हिसाब से फिर 1 वाला ग्राफ भी खत्म। देखो लीनियरली घट रहा है, लीनियरली नहीं घट सकता है, तो अपने पास आंसर क्या हो गया 4। तो हमारा आंसर है 4। क्लियर।
इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए इज कैरिंग ए स्टडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब ये समझो कि ये सॉलिड इनफाइनाइट वायर वाला सवाल है। सॉलिड इनफाइनाइट वायर की अगर आप बात करोगे, फिर ऑप्शंस पे आते हैं अपन ढंग से। सॉलिड इनफाइनाइट वायर की अगर बात करोगे बेटा आप, एम्पियर सर्किटल लॉ अगर लगाने के लिए जाओगे तो अंदर पूरा भरा हुआ है। तो जब आप अंदर किसी आर दूरी पे लगा रहे होगे एम्पियर्स लॉ, तो आप इतने दूर का करंट एलिमेंट लोगे, सिंपल सी बात है। उस केस में अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले सारे पॉइंट्स पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब लीनियरली इंक्रीजिंग। पहली चीज तो ये। दूसरा, जब आप बाहर वाले पॉइंट के लिए लेते हो तो बाहर वाला किसी भी पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा वायर करंट एलिमेंट के अंदर आ जाएगा। समझो आप, पूरा का पूरा करंट आ जाएगा। इस वाले में करंट का कुछ हिस्सा आएगा। आपको बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, और बेसिकली ये स्टैंडर्ड थ्योरी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जहां से सवाल आया है। और आप बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो इक्वेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो 0 इन द रीजन आर लेस देन ए, ये तो गलत हो गया। अंदर बोल रहा है 0, गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए, ठीक। एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रीजन आर ग्रेटर देन ए, मतलब बाहर वाले पे यूनिफॉर्म, ये भी गलत। अब आइए तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन इनसाइड, सही है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर इन द रीजन आर ग्रेटर देन ए, हाँ भाई साहब ये सही है। तीसरा ऑप्शन मैच हो गया हमारे फॉर्मूले से, देख ढंग से। ये एम्पियर सर्किटल लॉ का सवाल, क्लियर है मामला। योर आंसर इज थर्ड ऑप्शन, क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, by what percentage will the transmission range of a TV tower can be affected when the height of the tower is increased by 21%। बेसिकली देखो कम्युनिकेशन चैप्टर का सवाल है ये, और इसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन लगाना भी नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स है कि आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिशन रेंज कहाँ से आता है, और ट्रांसमिशन रेंज में आप समझो कि चेंज किसको कर रहे हो। देखो आप सवाल के अंदर ट्रांसमिशन रेंज में आप हाइट ऑफ द टावर चेंज कर रहे हो, तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन रेंज हमारा होता है √2r इंटू एच। ये हाइट लिखते हैं अपन, समझना आप, ये हाइट लिखते हैं। बट हाइट को आप 21% इंक्रीज कर रहे हो, तो जहां हाइट था h वहां लिखूंगा मैं 0.21 h। 21% एक का 0.21 होगा, तो अपने पास जो बाद में h आएगा कितना आएगा, 1.21 h। तो हमारा इक्वेशन आ गया √2rh इंटू 1.21। 1.21 को बाहर ले जाओगे, दिस इज 1.1। तो आप ढंग से देखो तो इनिशियल था √2rh, इससे 10% का इंक्रीज हो गया। देखो ढंग से आप, 1.1 है तो 0.1 का चेंज, एंड 0.1 का चेंज इज 10% का चेंज, क्लियर है। 0.1 आउट ऑफ 1, 0.1 आउट ऑफ 1 इज कितने का चेंज, 10% का चेंज। इंटू 100 कर दो आप, ये आपको मिल जाएगा 10% का चेंज। बेसिक सा सवाल, कम्युनिकेशन चैप्टर का ब्रॉडकास्टिंग वाले टॉपिक से, बहुत आसान सा सवाल, क्लियर। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा आप, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर 19 टू 12 इंटू 10 की पावर 19। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज किया गया है, ठीक। अब द रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे सवाल है, इट मींस केटीजी। समझो आप, ये केटीजी का पार्ट का सवाल। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहाँ पढ़ते हैं हम भाई साहब, हम पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ के अंदर, याद करो। मीन फ्री पाथ के अंदर हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसी का उल्टा हो जाता है क्या चीज़, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आप ढंग से देखो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है n/d² v एवरेज, और जब आप रिलैक्सेशन टाइम पढ़ रहे होते हैं तो आप रिलैक्सेशन टाइम पढ़ते हैं 1/n/d² v एवरेज, है ना। और इसी में आप वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लेके आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है, मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्डा। सीखने वाली बात क्या है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आप समझो कि
इसके अंदर n, या यहाँ पे देख लो z इक्वल्स टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी z इक्वल्स टू n इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर वी एवरेज। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पाई कांस्टेंट है, d इज द एवरेज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझे हर टर्म का मतलब? d एवरेज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि बहुत बढ़िया चीज है, जहां पे जेई आपको ये एहसास करा रही है सवाल से कि जेई हमेशा नहीं कि लास्ट रिजल्ट से सवाल पूछेगा। वो आपको डेरिवेशंस बहुत सारे कराए जाते हैं जेई के अंदर, कभी कभी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेरिवेशंस के अंदर हर टर्म को समझना बहुत जरूरी है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, लास्ट वाले रिजल्ट को याद करते हैं। लास्ट रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए, उससे क्या सवाल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या है, तुरंत स्ट्राइक करे हमें और तुरंत हम आंसर लिख पाएं। बट हमें इसलिए रिकॉल होना चाहिए कि हमें पता हो कौन से स्टेप में हमने क्या करा था और कहाँ पे कौन सा वेरिएबल का क्या मतलब था। कभी कभी सवाल उसके बीच से आ जाता है, जैसे कि ये सवाल है, ढंग से देखो आप, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को ढंग से देखे तो ये आ गया। अब z इक्वल टू है n बाई डी स्क्वायर वी एवरेज। अब अगर लॉजिकली समझो तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, तो z1 बाई z2 इक्वल टू n1 बाई n2। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया गया था, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 3 इंटू 10 की पावर 19 से 12 इंटू 10 की पावर 19, तो n1 बाई n2 करोगे तो 10 की पावर 19 तो कट गए, तो 3 बाई 12 आया। तो 3 बाई 12 आया तो भाई साहब कितना आएगा 3 बाई 12 बताओ, 1 बाई 4। तो z1 बाई z2 कितना होगा 0.25, 0.25। तो बेसिकली रेशियो क्या आ गया हमारा, देख, है ना, रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो पूछा है, दिस इज 0.25। तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल था ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी केटीजी का। वैसे आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसा समझिए आपकी जेई का फेवरेट टॉपिक होता है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जेई। सवाल खूब आते हैं, आसान से आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्लियर? इस सवाल में देखते हैं क्या है। इस सवाल में देखो आप, द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मॉडर्न फिजिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई के लिए। ये कुछ दिया हुआ ट्रांजिशन है ना, अच्छा ट्रांजिशन दिया ए टू बी, एन इक्वल्स टू 4 से 3, फिर बी टू 4 से 2, फिर 3 से 2, फिर डी से डी दिया हुआ है 3 to 1। अच्छा एक चीज पता होना चाहिए बोर्ड में आपको, जब भी ये एनर्जी वाला लेवल बनाते हैं अपन, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो गैप घटता चला जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो गैप घटता चला जाता है। तो आपको सवाल में देख के पता पड़ रहा होगा, सबसे कम एनर्जी गैप है ए के पास और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है डी के पास। ढंग से देखो आप, सबसे कम एनर्जी गैप है ए के पास और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है डी के पास। सवाल पढ़ो क्या है, द इमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ। अच्छा एक बताओ, ई बराबर हम लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। लेमडा अगर छोटा करना है तो एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, लेमडा सबसे छोटा चाहिए तो एनर्जी सबसे बड़ा, और एनर्जी सबसे बड़ा कौन सा है भाई साहब, डी। तो मेरे हिसाब से सीधा सीधा आंसर है डी, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। क्लियर है मामला, कुछ कैलकुलेशन है, सीधा आंसर। क्लियर? इसमें क्या देखो, फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएम वेव्स का सवाल है ये। अच्छा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सिर्फ, ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। भाई साहब बहुत आसान सवाल, रेशियो सेम होता है दोनों का, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दोनों के दोनों सेम होते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज होता है 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, है ना। ये आता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर, और दोनों में एनर्जी डेंसिटी दोनों की सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसलिए रेशियो तो 1 ही आएगा। क्या रेशियो 1 है हमारे पास ऑप्शन में? यस, थर्ड ऑप्शन। क्या आंसर 3 है? हाँ आंसर 3 भी है भाई साहब। सीधा सा बेसिक सवाल, एनर्जी डेंसिटी सेम होता है
और इस चैप्टर को तैयार करने का सबसे अच्छा सोर्स HCV, सबसे बढ़िया सोर्स, समझो आप, है ना। क्लैरिटी है मामला, आगे बढ़े। देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या है, ए प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ, ठीक, मतलब मास ऑफ प्लैनेट है अर्थ के डबल, इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, डेंसिटी सेम है, एन ऑब्जेक्ट वेगिंग W ऑन अर्थ विल वेग ऑन दैट प्लैनेट। अच्छा, तो भाई साहब मास प्लैनेट का डबल है, डेंसिटी सेम है, तो उस प्लैनेट पे W वेट जो अर्थ पे था, उस प्लैनेट पे क्या वेट होगा उस पे चर्चा करने को बोला है। एक तो पक्की बात है कि अगर डेंसिटी सेम है तो मैं रेडियस के बीच में रिलेशन ला सकता हूँ, है ना। डेंसिटी सेम है तो मैं रेडियस के बीच में रिलेशन ला सकता हूँ। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट में मैं 2 इंटू मास ऑफ अर्थ डाल दूंगा, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू आ गया बेटा 2 की पावर 1/3 रेडियस ऑफ अर्थ। इसका यूज कहाँ है सर, देखो अभी वेट कैसे निकालते हैं हम किसी प्लैनेट पे, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। जी की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, वहां से वेट की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी। जी किसी भी प्लैनेट पे क्या होता है, जी m/r², r इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट एंड मास m इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट। अगर मैं GE अर्थ का बाई प्लैनेट का कंपेयर करूं तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, उस हिसाब से रेशियो लिखे अपन, और इस RP और RE की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, GE/GP आ गया हमारे पास 2 की पावर -1/3। तो अगर मुझे GP निकालना है तो उल्टा लेके जाओ, मतलब GE/GP इज दिस, तो GP को उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो आ जाएगा GP इक्वल्स टू बेटा, GP इक्वल्स टू आएगा GE/2 की पावर -1/3, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1/3, तो ये आ गया भाई साहब GP इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3। तो प्लैनेट के ऊपर अर्थ के रिस्पेक्ट में 2 की पावर 1/3 टाइम्स है ग्रेविटी, इसका मतलब वेट भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 3 टाइम्स। तो आंसर हो गया हमारा 2 इंटू 2 की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ वेट। क्या हमारे पास ऑप्शन है, ये देख लेते हैं अपन, क्या हमारे पास ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन, वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन, है ना, तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। क्लियर है मामला, देख लीजिए इसको अच्छे से आप, कुछ नहीं, बेसिक से 2 इक्वेशन थे, रेडियस का इक्वेशन निकाला और फिर जी को कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, द रेजिस्टिविटी रो ऑफ दैट सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर, विच आर द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बिहेवियर। एक तो आप समझो कि वैसे भी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, आपको याद होता है रेजिस्टिविटी का सेमीकंडक्टर वाले में, है ना, स्टैंडर्ड ग्राफ है, अपने को पता होता है ये वाला है, बट थोड़ा आप इसमें समझो क्या चीज़, क्या कॉन्सेप्ट पूछना चाहो। वैसे स्टैंडर्ड चीज़ें, स्टैंडर्ड थ्योरी है, NCERT का लाइन है, बिल्कुल NCERT का लाइन है। अगर आप ढंग से देखो तो सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस घटता है, बाकी दूसरे में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, और रेजिस्टेंस अगर घटा तो रेजिस्टिविटी भी घटी, समझो आप। और आप उसको दूसरे तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी होता है m/n/e², टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, बट n बढ़ जाता है। जो नीचे से कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ, है ना, पार्टिकल्स हैं, करंट के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नीचे वैलेंस बैंड से उछल उछल के ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में पार्टिकल्स बढ़ गए, तो n डोमिनेट कर जाता है इस टॉ के सामने, बहुत खतरनाक तरीके से n डोमिनेट किया, तो n बढ़ा तो रो घटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे n बढ़ा, रो घटा, तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए ग्राफ आपको पता है हाइपरबोलिक ग्राफ, उस हिसाब से हमारे पास क्या ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, इसीलिए हमारा ऑप्शन है थर्ड। एक्सप्लेनेशन ढंग से समझ लीजिए, वैसे स्टैंडर्ड ग्राफ है, अपने को याद करना पड़ता है। क्लियर है मामला, देखिए ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर 3 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विथ वेवलेंथ λ1 and frequency nu1 in air enters another medium, if the angle of incidence and angle of refraction
At the interface are 45 and 30 respectively. The wavelength lambda 2 and frequency v2 of the refracted wave. अच्छा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेलोसिटी, इन सब में रिलेशन पूछा है। आप तो एक चीज़ समझो कि जो वेलोसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या क्या रिलेशन काम की चीज़ है? तो v1 बाई v2 बराबर μ2 बाई μ1, एक रिलेशन तो ये पता है हमको जो काम आने वाला है। अच्छा, v इक्वल्स टू होता है एफ लेमडा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया लेमडा, समझो आप। तो मुझे पता है कि v1 बाई वी टू इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, तो भाई लेमडा का भी रिलेशन आ गया। अगर मैं v निकाल लूँ, लेमडा निकाल लूँ, तो f निकाल लूंगा, f इक्वल्स टू v बाई लेमडा। क्लियर है मामला? कॉन्सेप्ट तो यही यूज करना है। अब म्यू कैसे निकाले? म्यू निकालने के लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करो तो आप समझो कि ये कहानी है कि नॉर्मल से ये 45 पे इंटर किया है एयर में, मीडियम 1 है, और इस मीडियम में आके 30 डिग्री हो गया है, ये है म्यू। तो मैं स्लेंस लॉ लगा के मैंने क्या निकाल लिया? म्यू। म्यू की वैल्यू आ गई √2। अब बाहर वाला म्यू था 1, μ1, और μ2 आ गया √2। अब यही फॉर्मूला देखो, अभी भी इक्वेशन डिस्कस करा अपन ने, μ1 बाई μ2 इक्वल्स टू v2 बाई v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। यहाँ से हमने लेमडा के बीच में रिलेशन निकाल लिया, किसको यूज करके? इसको और इसको भी यूज करके लेमडा के बीच में रिलेशन निकाल लिया, एंड इसको और इसको यूज करके v के बीच में रिलेशन निकाल लिया। बट हमें चाहिए रिलेशन किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी के बीच में। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? v बाई लेमडा, है ना? आप समझो तो v इक्वल्स टू क्या था? एफ लेमडा। तो f इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? v बाई लेमडा। तो f1 बाई f2 इक्वल्स टू लिखोगे v1 बाई लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बाई v2। यही कहानी होना है। f1 f2 को हमने ν1 और ν2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, और ये रेशियो आ जाती है कितनी? 1। कितना आ जाता है? 1। इट मीन्स v1 इक्वल्स टू v2, और उस हिसाब से हमारे पास आंसर कौन सा मैच हो जाता है? v1 बराबर ν1 बराबर ν2 एंड लेमडा 2 इज 1 बाई √2 ओवर लेमडा 1, है ना? तो अपने पास आंसर आ गया ये पहला वाला ऑप्शन। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ए मास m इज अटैच टू 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। देखो भैया ये 2 स्प्रिंग है K1 K2, बट ये पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। द 2 स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फ्रिक्शनलेस सरफेस। टाइम पीरियड पूछा है भाई साहब। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास? 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट। क्या ये पैरेलल में है? हाँ सर पैरेलल में है। पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट क्या? K1 प्लस K2। वैल्यू डालिए सीधा सीधा, 2 पाई रूट m बाई K1 प्लस K2। बेसिक सवाल SHM का, बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत आसान कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का सवाल। इसको आसान भी नहीं बोल सकते, बहुत बहुत आसान। क्लियर है? देखो ढंग से आप। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। अच्छा, लॉजिक गेट का सवाल है भाई साहब। अब देखो सवाल क्या चीज है, एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसमें। ये खुला हुआ है तो 0 समझो, और बंद हो गया तो 1 समझो। लिखा भी है यहाँ पे देखो, ओपन है तो 0 और बंद हो जाए तो 1। आप एक टेबल बना लो ए और बी का, समझना है, पहले समझ लो इस चीज को आप। अभी देखो तो यहाँ 5 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पे ग्राउंड है। तो इस बल्ब को देखो ढंग से कि अगर ये दोनों खुला हुआ है तो ग्लो कर रहा है, मतलब इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। इधर 5 वोल्ट, इधर 0 से, तो ये ऐसे करके पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, क्लोज सर्किट में है वो। बट जैसे ही इसको बंद करोगे ना, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा बल्ब। इसको बंद करोगे तो भी सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा बल्ब। दोनों को बंद करोगे तो भी शॉर्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा बल्ब। मतलब इसमें से कोई भी एक अगर क्लोज्ड है या दोनों क्लोज्ड है तो बल्ब नहीं जलेगा, और अगर दोनों ओपन है तो बल्ब जलेगा। अब ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में बेटा ढंग से देखना आप। मैंने ए, बी और वाई, वाई हमारा क्या था? बल्ब का ग्लो वाला। ए खुला हुआ है, बी खुला हुआ है तो बल्ब जला, बल्ब जला। एक बंद है, शॉर्ट सर्किट हो गया। बी खुला हुआ है, भाई साहब नहीं जलेगा। देखो इसमें से बी बंद है तो नहीं जलेगा, यहां दोनों बंद है और नहीं जलेगा। समझ रहे हो बात को आप?
अब इसको देखो आप, किसका ट्रुथ टेबल है। गेट होता है नॉर, नॉर का मतलब और में लगा दो नॉट। और क्या होता है, और क्या होता है समझो आप, ए बी और गेट अगर बनाओगे इसका, अगर और गेट अगर चेक करोगे तो समझो आप क्या होता है, ए या तो बी, अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, अगर ये जीरो ये वन तो ये वन, ये वन ये जीरो तो ये वन, ये वन ये वन तो ये वन। दिस इज और गेट, और का ट्रुथ टेबल है ये। और में नॉट लगा दो, नॉट मतलब जहां जीरो वहां वन, जहां वन वहां जीरो। अगर आप नॉट लगाओगे नॉर के लिए तो 1 0 0 0 मैच करो भाई साहब। यहां जो ट्रुथ टेबल आ रहा है वही है, कुछ और है। देखो ढंग से आप, दिस इज नॉर गेट। सिंपल सा सवाल लॉजिक गेट का, क्लियर है मामला, बहुत सिंपल सा सवाल, कोई टफ सर्किट भी नहीं था ये, क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय, ठीक, मतलब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करना है तो मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कॉइल को मूव करते रहो, फ्लक्स कहाँ चेंज हुआ। फ्लक्स की बात करो बेटा आप, फ्लक्स होता है बी डॉट डी ए, है ना। अब सोचो कि ये फ्लक्स कब चेंज है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो एरिया चेंज करो, या बी और ए के बीच का एंगल चेंज करो, बी ए कॉस थीटा। अगर अच्छे से लिखो तो इसको क्या लिखोगे आप, बी डी ए कॉस थीटा। थीटा ए और बी में से कोई भी एक चीज चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लियर। पहले वाले में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सेम है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसमें मूव करा दो तो काय का चेंज होना है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होना है, तो पहला तो नहीं हो सकता भाई साहब। मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी चेंज नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड पूरे बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है, या मान लो इस पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अब मैं 10 मीटर पर सेकंड चलूँ, या घूमता घूमता चलूँ, या बैठ के चलूँ, सो के चलूँ, मेरा एरिया फिक्स है कॉइल का, समझो इस बात को आप। तो मैं सीधा अगर चल रहा हूँ किसी भी रफ्तार से तो फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, बी वही है, मेरा एरिया वही है ना, बी और ए के बीच का एंगल भी वही है, तो काय को चेंज होना है, कोई चेंज नहीं होना है। अब समझो आप रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कॉइल को अगर रोटेट करोगे आप तो बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है सी वाला। चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, बिल्कुल हो सकता है, एरिया चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सी और डी दोनों तरीके से हो सकता है। क्या सी एंड डी है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर 2 वी हैव सी एंड डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी एंड डी, क्लियर। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, फिर से आया असर्शन रीजन। देखो आप, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। बोल रहा है व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 इट्स रेंज इज मैक्सिमम। सही बात है, आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या लिखते हैं आप, ये रेंज लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम ग्राउंड। अगर आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आर की मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज 1। तो 2 थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो बेटा थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। सही है, ये तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया तो मेरे हिसाब से आंसर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 3। देखना बेटा, ये कितना शानदार सवाल है, पता है इसमें सवाल शानदार क्यों है, देखो आप ढंग से, सवाल में कॉन्सेप्ट शानदार नहीं है, सवाल पूछने वाले की होशियारी देखो। जनरली ये थर्ड ऑप्शन पहला होता है, जनरली ये थर्ड ऑप्शन पहला होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का, इसको थर्ड में रखा है इसने। कई बच्चे तो गलती गलती में ए लिख के आ जाते, आए भी होंगे, कोई ठीक नहीं इसका। इस सवाल से क्या सीखते हैं अपन, हर सवाल को ढंग से कायदे से पढ़ना है, ये मान के नहीं चलना है कि एक स्टैंडर्ड सेट था पहले, वही स्टैंडर्ड का सवाल हर बार आएगा उसी पैटर्न में ना, हर बार सवाल को ढंग से पढ़ना है। क्या पता कौन सा चीज उसमें उल्टा पुल्टा कर दिया उसने, है ना।
ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि भाई साहब जो स्टैंडर्ड पैटर्न पे हम सॉल्व करते आ रहे जीवन भर सवाल, उसी पैटर्न पे सवाल एग्जाम में भी आ जाएगा। एक बार पढ़ लेने में क्या बुराई है, बहुत शानदार चीज है इसमें। ये आमतौर पे ये थर्ड ऑप्शन पहले में होता है, आप कहीं भी चेक करोगे सवाल एसर्शन रीजन में, ठीक। बहुत शानदार सीखने वाला सवाल है ये, कॉन्सेप्ट नहीं, ये इसमें आपकी गलती सुधारने वाले सवाल है ये। ढंग से देखिए आप इसको। क्लियर? इसमें देखते हैं क्या है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, एंड कैरिंग करंट √2 एम्पियर आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर प्लेन्स एज शोन इन द फिगर। बिल्कुल। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये एक्स वाला रिंग इस प्लेन में है तो इसका देखना है राइट हैंड रूल से। अगर एक्स वाले रिंग को देखोगे तो ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वाई में, और इस वाई पे जो रिंग है उसके कारण ऐसे करके एक्स में। क्लियर है? तो इसके कारण तो वाई में आ गया और इसके कारण एक्स में आ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है। क्लियर है? μ0I/2r। तो समझो इस बात को, आप वैल्यूज डालना बस। μ0I/2r एक आई कैप और μ0I/2r एक जे कैप, दोनों को सॉल्व करना है भाई साहब। आई कैप और जे कैप नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, μ0I/2r इंटू √2। अब वैल्यूज पुट करें आप, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यहाँ √2 है, करंट की वैल्यू भी √2 दी हुई थी, आर की वैल्यू आपने को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 628 इंटू 10⁻⁸। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, समथिंग इंटू 10⁻⁸, तो वो समथिंग क्या आया हमारे पास, 628। इजी कैलकुलेशन, आंसर इज 628। क्लियर है? देखिए आप, इस क्वेश्चन में देखो क्या है। स्टील रॉड बेस हैज a radius of 20 mm and a length of 2 meter. A force of 62.8 kilonewton stretches it along its length. Young's modulus of steel is 2 into 10⁻11. The longitudinal strain produced in the wire is. आपको longitudinal strain पूछा है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इलास्टिसिटी का सवाल है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप स्ट्रेस की बात करोगे, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन की बात करोगे, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। और यंग्स मॉडुलस होता है इनका रेशियो, दैट इज F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, हुक्स लॉ। समझो आप, इसमें सारी वैल्यूज दी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है अपने को। हमें निकालना था स्ट्रेन सवाल के अंदर। तो अगर आप यंग्स मॉडुलस हुक्स लॉ से जाओगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन को उधर ले जाइए तो स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस इज F/A और नीचे है वाई। अब सबकी वैल्यूज है हमारे पास। सवाल के अंदर हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास यंग्स मॉडुलस भी है, हमारे पास रेडियस है, तो हमारे पास एरिया भी है, πr²। हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया की जगह पर πr², यहाँ यंग्स मॉडुलस और यहाँ पे फोर्स की वैल्यूज। बट फोर्स की वैल्यू ढंग से देखो तो दिस इज इन किलो न्यूटन, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हमको लिखना पड़ेगा न्यूटन में। इसको जब सॉल्व करें अपन तो आंसर आया 25 इंटू 10⁻⁵। यूनिटलेस चीज है, डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन, उसका यूनिट नहीं होता है ना डायमेंशन होता है, समझना आप। तो आंसर हमसे पूछा क्या गया था सवाल में, समथिंग इंटू 10⁻⁵, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। क्लियर? इस सवाल में क्या है देखो, द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीजेज बाई 20% एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड बाई 4%। द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर। फिर से वही सवाल है, परसेंटेज चेंज पे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, आसान जेईई मेंस में तो खूब आते हैं। आपको पता है R = ρl/a, हम उसी को यूज करेंगे। R = ρl/a। लेंथ को हमने क्या किया समझो आप, सवाल के अंदर लेंथ को 20% इंक्रीज किया है, तो जो 1 था वो 1.2 हो जाएगा, और हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4% घटाया है। समझो आप, 4% घटाया है, इसका क्या मतलब, जो 1 था वो क्या हो जाएगा 0.96,
अब इस वैल्यूज को यूज करो आप, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए में नया लेंथ हो गया 1.2L और नया एरिया हो गया 0.96 A, 4% घटाया है हमने। तो अब इसको सॉल्व करा हमने तो आया 10/8 इंटू ओरिजिनल R रो एल बाई ए। ठीक, अब 10/8 को सॉल्व करो, दिस इज 1.25। जो पहले 1 इंटू आर था अब 1.25 इंटू आर हो गया। तो चेंज कितने का हुआ है? 0.25 का। तो परसेंटेज कितना हो गया? 25%। योर आंसर इज 25%। क्लियर है? देखते हैं इस सवाल में क्या है। द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li प्लस प्लस इज इतना इंटू 10⁻⁻12। बोर्स रेडियस का सवाल है जिसमें आपको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लेना है 0.51। मॉडर्न का सवाल है ये। किसी भी एलिमेंट के अंदर जब आप रेडियस निकालते हो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो बोर के हिसाब से आता है डेराइव करके, दैट इज 0.51। ये तो बोर्स रेडियस हो गया, इंटू n²/z। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z इज एटॉमिक नंबर, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है मामला? दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। अब अगर लिथियम आयन के लिए देखोगे तो z की वैल्यू तो 3 हो गई और अपने को 5वें ऑर्बिट का चाहिए, तो 5वें के लिए n का वैल्यू 5 हो गया। तो जब वैल्यूज पुट करा अपन तो 0.51 इंटू 5 का स्क्वायर इज 24/3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10, तो हमारे पास आ गया 17 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻12। ये तो यहाँ से कट गया 17/100 कर दिया अपन ने। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई 425 इंटू 10⁻⁻12। हमसे पूछा भी यही था, समथिंग इंटू 10⁻⁻12। तो हमारा आंसर क्या है देखो, 425। आंसर इज 425। क्लियर? इस सवाल में देखते हैं क्या है। इस सवाल में है ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन 2x where x is the displacement in SI units. Its loss of kinetic energy for above displacement is 10/x की पावर -n. The value of n will be। अब समझो क्या चीज है ये। आपसे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है 10 ग्राम का जिसका रिटार्डेशन है 2x। रिटार्डेशन 2x मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -2x। तो हमने लिख लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू -2x। अब एक्सेलरेशन होता है v/dx। ठीक, dx को इधर लेके चले गए तो v dv इक्वल्स टू -2 कांस्टेंट बाहर x dx। जब इसको इंटीग्रेट करा हमने v1 से v2 तक तो v2² 2 -v1² 2 इक्वल्स टू दिस। 2 से 2 तो कट गया। इसमें दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करो, दिस इज हाफ mv² वाला टर्म। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस माइनस को इधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है m इंटू x²। जब m की वैल्यू डालोगे आप, दिस इज 10 ग्राम तो kg में कन्वर्ट करो 10/1000, दिस इज 10⁻⁻2 x²। अब इसको लिखने का तरीका है, बस देखो आप x² को कैसे लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मेट में। x² को करो आपके, इसको नीचे लेके आओ तो पावर क्या लिखना पड़ेगा -2, तभी ऊपर आके +2 होगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया हमने। क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू दिया था n, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। क्लियर है? n की वैल्यू हो गई 2। ढंग से देख लीजिए आप, n की वैल्यू है 2। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 किलोवोल्ट ऑन प्राइमरी साइड। तो आपको वीपी दे दिया है 12,000 वोल्ट सवाल के अंदर। वीपी इज 12,000 वोल्ट। समझो पहले सवाल क्या है। वीपी इज 12,000 वोल्ट। ठीक, उसके बाद इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ए नंबर ऑफ नियर बाई हाउसेज एट 120 वोल्ट। जो वीएस है ना सेकेंडरी वाला, वो कितना है 120 वोल्ट। एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन द हाउस सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर इज 60 किलोवाट। जो पावर, जो एनर्जी, एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो से सप्लाई हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रहा है उस ट्रांसफार्मर के थ्रू। मान लो आपकी ट्रांसफार्मर से 10 घर जुड़े हुए हैं, तो 10 घर का जो लोड जोड़ के एवरेज कंजम्पशन है वो है 60 किलोवाट। ऐसे समझो आप। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। अच्छा, एक चीज तो समझो आप कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम होता है, पहली बात। और पावर होता है क्या चीज, I इंटू वी, करेंट इंटू वोल्टेज। समझो, तो आप तो समझो कि इनपुट पावर और
प्राइमरी का और सेकेंडरी का सेम होना चाहिए। IP इंटू वीपी इक्वल्स टू IS इंटू VS, सिंपल सी बात है भाई साहब। तो मैं करता ये हूं कि VP हमको पता है प्राइमरी का, यहां से हम IP निकाल लेते हैं। IP की वैल्यू कितनी होगी 5। क्लियर है मामला, जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज कर लेंगे अपन। अब देखो क्या RP निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, तो RP कैसे निकालेंगे बच्चों, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे V बाई R, तो नहीं अपने को R निकालना है, R इक्वल्स टू V बाई I। तो हमको प्राइमरी का R चाहिए, तो प्राइमरी का वोल्टेज बाई प्राइमरी का करंट, तो वहां से हम R निकाल लेंगे। क्वेश्चन ने पूछा किसका है, पहले ये देखो, क्वेश्चन ने पूछा हमसे रेजिस्टिव लोड ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, और आसान पार्ट, अपने से ज्यादा कैलकुलेशन करवाया नहीं इसने। अगर आप सेकेंडरी का चेक करोगे तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस क्या, सेकेंडरी का वोल्टेज बाई सेकेंडरी का करंट, सेकेंडरी का करंट। सेकेंडरी का करंट कैसे निकाले भाई साहब, इसी इक्वेशन से। अब सेकेंडरी का वोल्टेज हमको पता है कितना 120, तो IS कितना आ जाएगा 60,000 बाई 120, दिस इज IS 60,000 बाई 120। अब अगर RS चाहिए तो हमको VS बाई IS, V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला। VS हमको पता है सप्लाई वाला सेकेंडरी का 120 है, और IS हमने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर से। जब सॉल्व करोगे आप उसको तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 120 बाई 500। इसको और अच्छे से सॉल्व करो तो 0 0 कट गया है ना, 0 0 कट गया। इसको सॉल्व करने पे आता है 0.240 ओम, 0.240 ओम। अगर लॉजिकली सोचो तो हमें आंसर देना है मिली ओम में, हमें आंसर देना है देखो आप मिली ओम में। तो क्यों ने इसको ऐसे लिख लें अपन 240 इंटू 10 की पावर -3 ओम, तो वहां से आ जाएगा 240 मिली ओम। आंसर इज 240। क्लियर। इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, इस क्वेश्चन में है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का सवाल है ये। हमने एक कैपेसिटर था, उसमें इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने, जिसकी विड्थ है x। अच्छा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना 4। इफ C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम फॉर x इक्वल्स टू 1 D/3। जब मैं डाइलेक्ट्रिक का विड्थ रखता हूँ D/3 तो कैपेसिटेंस आता है C1 नेट। जब मैं x की वैल्यू कर दूं 2D/3 तो नेट कैपेसिटेंस आता है C2, और C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड है, तो मुझे C2 फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये पूछना ये सारा सवाल कि डाइलेक्ट्रिक वाले केस में आप रेजिस्टेंस निकाल पाते हो कि नहीं निकाल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ढंग से देखो तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आपको पता होना चाहिए, ढंग से समझना आप, नहीं सीरीज में, सॉरी सीरीज में अगर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, प्लेट वहाँ है, प्लेट यहाँ है, ठीक। सीरीज में है तो मैं कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूंगा, C1 C2 बाई क्या C1 प्लस C2। अब हमने करा ये, समझो आप, जब C1 लिखना था हमको, जब C1 हमें लिखना था तो C1 के लिए हमने पहले लिखा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और उस केस में हमें लेना था इसका विड्थ D/3 और ऊपर वाले का विड्थ 2D/3, उसको यूज करा हमने। तो खाली स्पेस के लिए लिखा हमने 2D/3 एप्सिलॉन A/D, दिस इज 2D/3, और डाइलेक्ट्रिक वाले के लिए विड्थ हमने लिया D/3। तो वहां से C1 कैलकुलेट करा हमने C1 C2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर मामला। वहां से जब हमने कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आई बेटा 4/3 एप्सिलॉन A/D, और इसका वैल्यू हमें सवाल में दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे 2 माइक्रोफैराड से, तो हमारे पास वैल्यू आ गया एप्सिलॉन A/D का, जो हम अगले पार्ट में यूज करेंगे। अब C2 में क्या किया, ये D को इंटरचेंज कर दिया, हम C2 फिर कैलकुलेट करेंगे D को इंटरचेंज करके। डाइलेक्ट्रिक वाले में 2D/3 और एयर वाले में D/3, ये चेंज करके C1 C2 बाई C1 प्लस C2। जब हमने कैलकुलेट करा तो क्या है भाई साहब, अपने पास आंसर आ गया 2 इंटू एप्सिलॉन A/D, और एप्सिलॉन A/D की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 2 कट गया तो बचा क्या 3। आंसर इज 3। बेसिकली इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 2 identical solid spheres each of mass 2 kg and radii 10 cm are fixed at the end of light rod. The separation between the centers of the sphere is 40. The moment of inertia of the system. Parallel axis theorem. बेटा समझो आप, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सॉलिड है।
अब सबसे पहले तो इस स्फीयर का इसके अबाउट निकालो। कैसे निकालेंगे? हमें स्फीयर का इसके अबाउट पता होता है, हमें इसके अबाउट पता होता है 2/5 mr²। क्या यहां से ये प्लस md², तो क्या इसके अबाउट आ जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट प्लस md², तो क्या इसके अबाउट आ गया? वही काम उसके लिए करना है, तो इसके लिए कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल्स हैं। दोनों आइडेंटिकल से तो भाई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, समझो आप 2/5 mr² प्लस md², वही यूज करा हमने। डी की वैल्यू कितना ले लेंगे? 20 सेंटीमीटर आधा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारा आंसर आ जाता है 176 इंटू 10⁻³ मतलब हमें लिखना था समथिंग इंटू 10⁻³ हमारा आंसर है 176। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ए पर्सन ड्राइविंग कार एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोचिंग अ वर्टिकल वॉल। ठीक, द पर्सन नोटिसेस अ चेंज ऑफ 40 हर्ट्ज इन द फ्रीक्वेंसी, डॉपलर्स इफेक्ट, और वो भी आसान वाला डॉपलर इफेक्ट। आप ढंग से देखो तो यहाँ एक दीवार है और आप गाड़ी लेके चल रहे हो, सायरन बजा रहे हो उस पर, और इधर चल रहे हो आप कितने से? 15 मीटर पर सेकेंड से। ये साउंड जाएगा इस पर, टकरा के वापस इसी को सुनाई देगा। क्लियर है? तो सोर्स भी यही है, ऑब्जर्वर भी यही है, दीवार तो रुका हुआ है, तो आप दीवार को नहीं भी कंसीडर करोगे तो सोर्स ये भी यही, ऑब्जर्वर भी यही। ये बाकी आप इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के भी काम चला सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे? पहले तो हम यहाँ से यहाँ को सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर मामला? बट आप आराम से एक साथ कर सकते हो क्योंकि दीवार मूविंग नहीं है। क्लियर? अगर ढंग से देखो तो आपके लिए सोर्स भी यही है, ऑब्जर्वर भी यही है। और डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है? F = F0 VVO बाई VVS। अब प्लस माइनस लगाना है भाई साहब। ढंग से देखो आप तो ये सोर्स, ऐसे समझो आप इसको समझने के लिए, आप समझो कि ये गाड़ी ये है, सोर्स है, और दीवार के इस साइड ये खुद ही खड़ा है, इमेज वो इधर आ रहा है क्योंकि सुनने वाला तो यही है, तो ये आगे दीवार के पास ही जा रहा है। आप समझो कि सोर्स ये है, ऑब्जर्वर हुए, वो 15 से आ रहा है, समझना आप। तो सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, बढ़ाएगा फ्रीक्वेंसी, तो वीओ वाले में प्लस। ऑब्जर्वर भी क्या पास आ रहा तो बढ़ाएगा, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो बढ़ाएगा तो सोर्स वाले में नीचे वाला टर्म घटना चाहिए तभी बढ़ेगा, तो नीचे माइनस। क्लियर है मामला? तरीका क्या यूज करते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो या तो ऊपर नीचे माइनस, या अगर फ्रीक्वेंसी घटे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब वैल्यूज को डालना है। v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, vo इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, vs इज वेलोसिटी ऑफ साउंड ये सोर्स, एंड v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, fo इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, f इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी। जब हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास आंसर आता है कुछ कैसा, समझना। और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी था वो पहले से 40 ज़्यादा था, सवाल का पार्ट है वो पहले से 40 ज़्यादा था, तो उसको इक्वेट अपन ने करा भाई साहब, ये डॉपलर से कैलकुलेट करा, उसको इनिशियल के 40 ज़्यादा करा, तो हमारे पास F0 क्या आ गया भाई साहब? 420 हर्ट्ज, 420 हर्ट्ज। क्लियर? इस क्वेश्चन में देखो क्या है, बोल रहा है पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन अ स्विमिंग पूल such that it gives a length of shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degree with the surface of water. ठीक, if the swimming pool is filled to a height of 1.5 meter then the height of pool above the water surface in centimeter। बहुत बढ़िया सवाल है रिफ्रैक्शन का। देखो आप ढंग से करना क्या है समझो आप। मान लीजिए कि ये पोल है और यहां तक पानी भरा हुआ है, दैट इज 1.5 मीटर, और ये वाई हाइट ऊपर है जो आपको निकालना है, तो टोटल लेंथ ऑफ द पोल हो गया 1.5 + y। ठीक, अब सनलाइट ऐसे आ रहा था, सनलाइट की बात करोगे तो वो बोल रहा है 30 डिग्री विथ सरफेस ऑफ वाटर। 30 डिग्री विथ सरफेस ऑफ वाटर मतलब ये एंगल 30 है तो ऊपर वाला 60 हो गया, तो इस लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। अब जैसे ही पानी पे आया तो रिफ्रैक्शन होगा तो ये एंगल R बन गया, शैडो तो यही बनाया वो। ठीक, इस लाइन से इधर प्लस ये वाला शैडो। क्लियर है मामला? तो इस पूरे रॉड का
शैडो बना, ये पूरा 2.15 जो सवाल में दिया है। अब एक काम करते हैं अपन, यहां स्लेंस लॉ लगाते हैं, समझना अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल। स्लेंस लॉ लगाए तो मैं साइन आर की वैल्यू निकाल ली हमने, साइन आर निकाला तो फिर हम कॉस आर निकाल लिए, कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉस आर की वैल्यू आ गई लगभग 0.75। ये अप्रॉक्सीमेट है। ये सवाल इसलिए भी अच्छा मान रहा हूं मैं कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा गंदा करा दिया इन्होंने, मतलब ऐसा डेटा नहीं दिया कि आपको अच्छा आंसर आ जाए, समझो आप, थोड़ा आपको अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना पड़ेगा। जैसे 37 आया था तो मैं इसको 36 मान के लगभग 6 बाहर निकाला, उससे लगभग 0.75 अप्रॉक्सीमेट में आएगा मामला। अब सोचो tan r की वैल्यू कितनी आ गई, साइन बाई कॉस, वो ये आया। ठीक, इसको सॉल्व करोगे अगर आप, दिस इज 0.85। अब देखो tan r इस वाले में, देखो tan r क्या होगा, ये x बाई 1.5, ये x बाई 1.5, तो x बाई 1.5 इक्वल्स टू 0.185, तो x की वैल्यू आ गई 1.275 मीटर, x की वैल्यू आ गई 1.275 मीटर। भाई साहब यहां से यहां तक पूरा का पूरा 2 पॉइंट कितना था, 15, तो पूरा 2.15 है, ये है 1.275, तो क्या ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। इसको मैं बोल लेता हूं, कुछ भी मान लो आप, L मान लो, क्या ये L निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। L कैसे निकालेंगे हम भाई साहब, L की वैल्यू हो जाएगी 2.15 माइनस जो हमने कैलकुलेट करा है 1.275, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे L की वैल्यू, L इक्वल्स टू 2.15 माइनस 1.275, ये कैलकुलेट करके आता है कितना बेटा, 0.875, ये आगे कैलकुलेट करके। अब ये अगर L है तो ये भी L है। अब इस वाले ट्राइंगल में tan 30 लगा लो, tan 30 इज y बाई दिस, y ही तो निकालना था, y निकालना था, तो अपन ने क्या लिखा देख, tan 30 इक्वल्स टू y बाई 0.875, और y की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 0.50, ये मीटर में है सब कुछ, हमें आंसर पूछा गया सेंटीमीटर में, तो 0.50 को 100 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज क्या 50 सेंटीमीटर, देन द आंसर इज 50 सेंटीमीटर। जो ऊपर का पोर्शन है वो कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।